हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। सबसे पहले हम पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशंस के बारे में। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कुछ इक्वेशंस। नेम ऑफ लीनियर इक्वेशन, और यहाँ लिखेंगे इसकी हम जनरल फॉर्म। तो लीनियर इक्वेशन से पहले आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था लीनियर पॉलिनोमियल। आपको याद होगा कि अ लीनियर पॉलिनोमियल हैज़ वन सॉल्यूशन, ऐसा मैंने बताया था। वन सॉल्यूशन, 1 0, है ना, जिसकी हाईएस्ट पावर 1 होती है, वो क्या होता है, लीनियर इक्वेशन होता है। ये सब चीज़ें हमने कहाँ पढ़ा था, प्रीवियस क्लास में पढ़ा था। तो पहली चीज़ तो आपको समझ में आ गई कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है। अ लीनियर इक्वेशन हैविंग वेरिएबल विथ पावर 1, जिसकी पावर कितनी होती है, और 1 होती है। ठीक है, तो पहली लीनियर इक्वेशन कौन सी होती है, तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। जो लीनियर इक्वेशन होती है जिसका वन वेरिएबल हो, तो उसका जनरल फॉर्म क्या होता है, तो उसका जनरल फॉर्म हम लिखेंगे यहाँ पर ax प्लस बी इज इक्वल टू 0। ठीक है, सेकेंड, ये हो गई, फर्स्ट हो गया। सेकेंड, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये भी आप 9th में पढ़ कर आए। क्या होती है जनरल फॉर्म, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ पर टू वेरिएबल लिखा है, तो हमने दो वेरिएबल, एक x और दूसरा कौन सा ले लिया, y। वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, कॉमा b इज नॉट इक्वल टू 0। और थर्ड, जो हमारे चैप्टर का नेम है, क्या नेम है हमारे चैप्टर का, कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। ठीक है, तो यहाँ पर क्या, एक तो दो पेयर लिखा, मतलब हमको कितनी इक्वेशंस लेनी है, दो लीनियर इक्वेशन लेनी है, और दोनों में क्या होने चाहिए, दो दो वेरिएबल होने चाहिए। तो क्या होगा इसका जनरल फॉर्म, इसका जो जनरल फॉर्म होगा वो है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, वेयर a1 कॉमा a2, b1 कॉमा b2 एंड c1 कॉमा c2 आर रियल नंबर्स। ठीक है, तो तीन चीजें पढ़ी। सबसे पहले पढ़ा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल ax प्लस बी इज इक्वल टू 0, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, b इज नॉट इक्वल 0। जब a और b अगर 0 हो जाएंगे तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बनेगा कैसे, इसलिए a और b कभी भी 0 होने नहीं चाहिए। और जो हमारा चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो ये इसका क्या है, जनरल फॉर्म है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। हम यहाँ पर एक और नोट लिखेंगे कि लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसा होता है। तो यहाँ लिखेंगे, नोट करके हम लिखेंगे, द ग्राफ ऑफ a linear equation, the graph of linear equation is a straight line, मतलब लीनियर इक्वेशन की जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन में होगा। ठीक है, अब हमको आगे क्या पढ़ना है। अब इस चैप्टर के अंदर हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, कि हमारे पास दो लीनियर इक्वेशंस हैं टू वेरिएबल्स वाली। उन दोनों लीनियर इक्वेशंस को हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो यहाँ पर सॉल्व करने के दो मेथड हैं। कितने मेथड हैं, दो मेथड दे रखे हैं। तो यहाँ पर हम हेडिंग डाल देते हैं। हेडिंग क्या है, हेडिंग है हमारी कि अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन
a pair of linear equation, a pair of linear equations in two variable, in two variables can be represented, represented and solved by कितने मेथड है सॉल्व करने के? तो यहाँ पर मेथड नंबर 1 वो है ग्राफिकल मेथड. क्या है? ग्राफिकल मेथड. फर्स्ट मेथड है हमारा ग्राफिकल मेथड. और सेकंड मेथड कौन सा है हमारा? बी, वो है हमारा एल्जेब्रिक मेथड. दोनों मेथड से हम इन इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, तो पहला मेथड के बारे में हम डिस्कस करेंगे, वो है ग्राफिकल मेथड. क्या होता है ग्राफिकल मेथड? तो ग्राफ जो शब्द होता है, जो वर्ड होता है, आपने सुना होगा. 8th में आपने ग्राफ बनाए होंगे, स्ट्रेट लाइन वाला ग्राफ बनाया होगा. 9th में आपने बार ग्राफ पढ़ा, डबल बार ग्राफ पढ़ा, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ग्राफ पढ़ा. बहुत सारे ग्राफ आप पढ़कर आए हैं. तो यहाँ पर हम जो ग्राफ बनाएंगे वो लीनियर इक्वेशंस का ग्राफ बनाएंगे. तो ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करना है? तो सबसे पहले ग्राफिकल मेथड. ठीक है, तो इसमें क्या होता है ग्राफिकल मेथड के अंदर कि हमें जो दो इक्वेशंस दे रखी होती है, क्या दे रखी होती है हमको? जो दो इक्वेशंस दे रखी होती है उनको सॉल्व करके हमें क्या निकालने हैं? कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं. और उन कोऑर्डिनेट्स को जब ग्राफ पेपर पर पुट करेंगे तो हमें दो स्ट्रेट लाइन मिलेगी. कितनी मिलेगी? दो स्ट्रेट लाइन. इसका मतलब ग्राफिकल मेथड क्या कर रहा है? रिप्रेजेंटेड बाय टू लाइन्स, रिप्रेजेंटेड बाय टू स्ट्रेट लाइन्स. याद रखिए, टू स्ट्रेट लाइन्स ऑन ग्राफ पेपर. हम क्या करेंगे? ग्राफ पेपर पर हमको दो लाइन मिलेगी, उनको क्या करेंगे? ड्रॉ करेंगे और चेक करेंगे कि ग्राफ कैसा है, क्या है इसका सॉल्यूशन. ठीक है, और सेकंड मेथड कौन सा है? जो हमारा बी मेथड है वो है हमारा एल्जेब्रिक मेथड. एल्जेब्रिक मेथड. अब ये जो मेथड है उसके अंदर 3 और टाइप्स हैं. कितने टाइप्स हैं? 3 टाइप्स हैं. सबसे पहले कौन सा मेथड पढ़ा हमने? वो था हमारा ग्राफिकल मेथड. और सेकंड हमने कौन सा पढ़ रहे हैं अभी हम? एल्जेब्रिक मेथड. तो एल्जेब्रिक मेथड के अंदर 3 मेथड हैं जो हम पढ़ेंगे और जहाँ से क्वेश्चंस भी आते हैं. पहला है सब्स्टिट्यूशन. सब्स्टिट्यूशन मेथड. सेकंड मेथड जो हम पढ़ेंगे इसके अंदर वो है एलिमिनेशन मेथड. एलिमिनेशन मेथड. और थर्ड जो इस बार लास्ट ईयर से सिलेबस में हटा दिया गया है, तो इस बार हम इसमें से फॉर्मूला देख लेंगे. ठीक है, क्वेश्चंस इसके इस बार नहीं. और वो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. ठीक है, तो एल्जेब्रिक मेथड के अंदर हम 3 मेथड पढ़ेंगे. वो है एक है सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेकेंड है एलिमिनेशन मेथड, और थर्ड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंसिस्टेंट सिस्टम. ठीक है, क्या होता है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट? तो कंसिस्टेंट सिस्टम देखिए, मैंने कहा था कि ग्राफिकल मेथड के अंदर हमको क्या करना है? हमको इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे. जब हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और हमें कोई सॉल्यूशन मिलता है, सॉल्यूशन मिलने का मतलब है कि जब दोनों इक्वेशंस को हम 3 अलग अलग मेथड है, या तो हम ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करें, चाहे हम उसको एल्जेब्रिक मेथड से सॉल्व करें, अगर हमें कोई सॉल्यूशन मिलता है, अगर हमें एक्स और वाई की वैल्यू मिलती है, जब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? एक्स और वाई की वैल्यू मिलती है. अगर और एक्स और वाई की वैल्यू मिलती है तो इसका मतलब वो क्या है? कंसिस्टेंट सिस्टम है. अगर हमें वैल्यू नहीं मिलती है तो वो क्या होता है? इनकंसिस्टेंट सिस्टम. तो दोनों की डेफिनेशन लिख लेते हैं. कंसिस्टेंट सिस्टम,
a system of linear equation, a system of linear equation is said to be consistent. हम किसी लीनियर इक्वेशंस को कंसिस्टेंट तब कहेंगे जब इफ इट हैज एट लीस्ट वन सॉल्यूशन. वही कहा था मैंने, अगर x और y की वैल्यू हमें मिल जाती है, अगर कोई सॉल्यूशन हमें मिल जाता है तो उसे हम क्या कहेंगे, कंसिस्टेंट सिस्टम कहेंगे. और सेकंड कौन सा होता है हमारा दूसरा टाइप इसका, इनकंसिस्टेंट. इनकंसिस्टेंट क्या होता है, इनकंसिस्टेंट सिस्टम जब हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिले, नो सॉल्यूशन. तो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, a system of linear equation is said to be inconsistent. हम किसी लीनियर इक्वेशन को तब इनकंसिस्टेंट कहेंगे जब इफ इट हैज नो सॉल्यूशन, जब हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिले, नो सॉल्यूशन. तो हमारे यहाँ पर दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है. एक तो क्या है, एटलीस्ट कम से कम कितने सॉल्यूशन मिलने चाहिए, वन सॉल्यूशन मिले तो हम उसे कंसिस्टेंट कहेंगे. अगर हमें कोई सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन मिले तो हम इसे क्या कहेंगे, इनकंसिस्टेंट सिस्टम कहेंगे. नेक्स्ट टॉपिक है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में 100% आता है, चाहे वो CBSE बोर्ड हो, चाहे वो RBSE बोर्ड हो, यहाँ से क्वेश्चन आना ही है. और वो क्या है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, वो है कंडीशंस फॉर कंसिस्टेंसी. इसे आप अच्छे से समझें. कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे. वैसे इसको एक्सप्लेन करने के बाद कोई कमी नहीं रहेगी, अगर आप इसको ध्यान से सुनेंगे तो 100% कोई कमी नहीं रहेगी. तो ये हमारा मेन पॉइंट है. अब इसको ना एक टेबल से हम समझेंगे, सारी चीज़ें जो अब तक हमने पढ़ी हैं वो सारी इसमें आएगी. ठीक है, करते हैं स्टार्ट. यहाँ पर हम टेबल बना रहे हैं तो एक साइड लिख लेते हैं हम कंपेयर द रेशो. यहाँ लिखेंगे हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. यहाँ लिखेंगे हम एल्जेब्रिक. इसके एल्जेब्रिक सॉल्यूशन क्या होंगे, एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन. और लास्ट वन कंसिस्टेंट या कंसिस्टेंसी ऑफ सिस्टम. मतलब सारी चीज़ें इस टेबल के अंदर आ जाएगी. अगर ये टेबल आपने अच्छे से याद कर ली तो मान लीजिए कि आपके 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से 100% सही होने वाले हैं. तो करते हैं स्टार्ट. सबसे पहले ठीक है, देखो मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ यहाँ पर कि अगर आपको 2 लाइन दी जाए, 2 स्ट्रेट लाइन आपको दी जाए और कहा जाए कि इस लाइंस को आप ग्राफ पेपर पर ड्रॉ कीजिए जैसा आपका मन करे, तो आप कितने तरीक़ों से इसको ड्रॉ कर सकते हैं. आपके पास स्ट्रेट लाइन है, आपके पास कर्व नहीं है. ठीक है, ऐसा नहीं कि हम घुमा के गोल बना दे, सर्कल बना दे, ऐसा नहीं. आपके पास 2 स्ट्रेट लाइन है और उसको अगर ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करना है तो हम कितने टाइप से कर सकते हैं. पहला टाइप क्या हो सकता है कि आपने एक लाइन ऐसे बनाई, दूसरी लाइन ऐसे बनाई. ठीक है, और दोनों लाइन क्या कर रही है, एक दूसरे को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है. ठीक है, जैसे मैं आपको यहाँ पर एक एक्स्ट्रा पेपर से समझा रहा हूँ. ठीक है, जैसे आपके पास एक लाइन ये रही और आपके पास एक लाइन ये रही. तो एक टाइप तो ये हो गया कि 2 लाइन बना दी आपने और दोनों एक दूसरे को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है. सेकंड टाइप क्या हो सकता है कि आपने 2 लाइन बनाई एकदम दोनों पैरेलल, रेल की पटरी की तरह, कि एक लाइन स्ट्रेट लाइन इधर जा रही है सेम डायरेक्शन में, दूसरी भी जा रही है और दोनों आपस में कभी मिलने वाली नहीं है. और तीसरी क्या बनाएंगे कि एक लाइन के ऊपर ही आपने दूसरी लाइन बना दी. तो ये हो गए 3 टाइप्स कि हमारे पास जो ग्राफ होंगे वो इन 3 लाइंस के होंगे. ठीक है, तो अब इसको अपन रेशो से कंपेयर करके
लिखते हैं, ठीक है। तो आपके पास दो, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इक्वेशंस लिखता हूँ। सपोज आपको कोई इक्वेशंस गिवन है, सपोज आपको कोई इक्वेशंस गिवन है, वो इक्वेशंस क्या हो सकती है? वो हो सकती है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, फर्स्ट ये हो गई। सेकंड क्या होगी? a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। आपको दो लाइन ये मैंने दे दी, ठीक है। ये क्या है? जनरल फॉर्म है, हमने पहले ही पढ़ के आए हैं, जनरल फॉर्म है ये तो, ठीक है। अब इन लाइंस को हमें क्या करना है? सॉल्व करना है। सॉल्व करने के आपको सारे मेथड बता दिए गए। पहला है ग्राफिकल मेथड और दूसरा है एल्जेब्रिक मेथड। एल्जेब्रिक मेथड के अंदर भी तीन अलग अलग मेथड है, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इन मेथड से इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो हमें आंसर्स मिलेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि कंपेयर को रेशो कंपेयर द रेशो को क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए a1 और a2, b1 b2 c1 c2। तो पहला रेशो क्या हो सकता है? रेशो ये हो सकता है कि a1 ओपन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 ओपन b2, कि a1 a2 और b1 b2 इन दोनों के रेशो जो है वो क्या है? नॉट इक्वल टू। जब इस तरह की कंडीशन आपको मिले या इस तरह की कंडीशन एग्जाम में गिवन हो और आपको पूछा जाए कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, तो a1 ओपन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 ओपन b2 हो, तब लाइंस कैसी होगी? तो जब लाइन होगी इंटरसेक्टिंग लाइन, कैसी होगी? इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस का मतलब क्या होता है कि दोनों लाइन एक दूसरे को क्या करेगी? कट करेगी, तो इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी। जब लाइन इंटरसेक्टिंग होगी तो एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन क्या होगा? जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी तो हमें क्या मिलेगा? सॉल्यूशन मिलेगा, एक यूनिक पॉइंट मिलेगा, तो वो क्या हो जाएगा? यूनिक सॉल्यूशन। क्या मिलेगा हमें? यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। इसको यूनिक सॉल्यूशन भी लिख सकते हैं और वन सॉल्यूशन भी लिख सकते हैं, ठीक है। दोनों का मतलब एक ही होता है, एक ही सॉल्यूशन मिलेगा। और जब हमें कोई सॉल्यूशन मिलेगा, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, तब वो कंसिस्टेंट होगा कि नहीं होगा? इसका मतलब ये क्या हो गया? कंसिस्टेंट हो गया। ये हो गया हमारा पहला तरीका ग्राफ पेपर पर लाइन ड्रॉ करने का। सेकंड क्या हो सकता है कि दोनों लाइन एक दूसरे के क्या हो? पैरेलल हो। तब हमारा जो रेशियो वो क्या हो जाएगा? a1 ओपन a2 इज इक्वल टू b1 ओपन b2। a1 ओपन a2 इज इक्वल टू b1 ओपन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 ओपन c2। कंडीशन क्या है? नेक्स्ट कंडीशन हमारी कि a1 ओपन a2 इज इक्वल टू b1 ओपन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 ओपन c2 हो, तब हमारी जो लाइंस होगी वो कैसी होगी? वो लाइंस होगी पैरेलल लाइंस। क्या होगी? पैरेलल लाइंस। और जब दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो तो क्या कभी कोई इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो जब इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं होगा तो सॉल्यूशन भी क्या होंगे? नो सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन क्या होंगे यहाँ पर? नो सॉल्यूशन। हमें कोई भी सॉल्यूशन मिलने वाला नहीं है। और जब कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा तो वो क्या हो जाएगा? इनकंसिस्टेंट। क्या हो जाएगा? इनकंसिस्टेंट। और थर्ड मैंने कहा था कि लाइन के ऊपर लाइन आ जाए, a1x प्लस b1y प्लस c1 और a2x प्लस b2y प्लस c2, दोनों जो इक्वेशंस दे रखी है वो सिमिलर हो, एक जैसी हो, ठीक है। तब क्या होगा कि a1 ओपन a2 इज इक्वल टू b1 ओपन b2 इज इक्वल टू c1 ओपन c2। तीनों क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। और जब तीनों इक्वल हो जाएंगे तो लाइन के ऊपर क्या आ जाएगी? लाइन आ जाएगी। तो उस कंडीशन में हम इसे क्या कहेंगे? को इंसिडेंट लाइन। क्या कहेंगे इसको? को इंसिडेंट लाइंस, ठीक है। और जब को इंसिडेंट लाइन होगी, इसका मतलब लाइन के ऊपर लाइन मतलब बहुत सारे सॉल्यूशंस हो गए, तो इसका मतलब एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन क्या होगा? मैनी सॉल्यूशंस। क्या हो जाएगा? मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। और जब बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, यहाँ तो कम से कम एक सॉल्यूशन कहा गया था, बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, तब ये क्या हो जाएगा? कंसिस्टेंट। क्या हो जाएगा? कंसिस्टेंट। तो अब तक हमने जो पढ़ा, यहीं से क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ऑब्जेक्टिव और फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चन यहीं से बनेंगे। जो बड़े क्वेश्चन आएंगे वो हम हम एक्सरसाइज के अंदर सॉल्व करेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, वो सारे मेथड से हम एक्सरसाइज में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे वेरी इंपॉर्टेंट क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट है कंडीशंस फॉर कंसिस्टेंसी,
यहाँ से फिल इन द ब्लैंक्स एग्जाम में आता ही है, आप इसको अच्छे से समझ ले, याद कर ले। थैंक यू।